निडलिस्टिक इंजरी परक्यूटेनियस एक्सपोजर फ्रॉम शार्प वीपन। ये निडल स्टिक में आके निडल नहीं आएगी, शार्प वीपन कोई सा भी हो, शार्प में जाएंगे निडल, निडल के बाद और क्या हो सकता है, सीजर, नाइफ, जो भी O2 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड, जो भी है, मतलब जो भी शार्प वीपन है जिससे कि ब्लड निकल सकता है, वो सब निडल स्टिक इंजरी में आएंगे। अकेले निडल का यूज नहीं होगा। तो जो भी शार्प वीपन है, जो भी शार्प वीपन या फिर इन्फेक्टेड वीपन कहा जाए, इन्फेक्टेड वीपन से अगर कोई परक्यूटेनियस इंजरी हो रही है तो वह निडल स्टिक इंजरी कहलाएगी। निडल स्टिक इंजरी के एक्सपोजर देखते हैं। एक्सपोजर के हिसाब से उसको तीन में डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर और सीवियर एक्सपोजर। माइल्ड एक्सपोजर में ये है कि इसमें स्किन जो है ना, स्किन इंटैक्ट होगी, बस म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे आई की हो गई, माउथ की हो गई, आई में अगर कोई आपको इन्फेक्टेड चीज लग गई है, आई में ब्लड चला गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं पे भी है, कहीं पे भी सबक्यूटेनियस एक्सपोजर हो गया है, तो उसको बोलेंगे इसमें ब्लड नहीं निकलता है। ठीक है। इसमें मॉडरेट एक्सपोजर तब बोलेंगे अपन जबकि शार्प निडल है, बिल्कुल पतली है ना, पतली है और उसका सबक्यूटेनियस तक एक्सपोजर आ रहा है। सबक्यूटेनियस एक्सपोजर आ रहा है मतलब कि कोई निडल है, बिल्कुल प्रिक हो गई है, ग्लव्स पहने हुए कोई कट लग गया है, तो ये माइल्ड एक्सपोजर में आएंगे। डीप एक्सपोजर में ये है कि मोर देन 18 गॉज की निडल है, 18 गॉज की निडल से डीप बोर कट लग गया हो, डीप चली गई हो, आपको एक इंसिजन जला गया हो, अच्छा लंबा इंसिजन लग गया हो, तो उसको शार्प निडल बोलेंगे। तो ये सीवियर एक्सपोजर हो जाएगा। तो इनका एक्सपोजर कब इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ये एक बार पेशेंट को लगने के बाद अपने पास लगे हैं। एक बार ऑटोक्लेव होने के बाद अपने को लगे हुए हैं तो कोई मतलब नहीं है, या फिर आपने जो तुरंत ही निडल निकाली उसके बाद फ्रेश निडल निकाली है, फ्रेश निडल जो डिस्पोजेबल निडल है वो निकाली है, तब लगा है तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तब तो आपको नॉर्मल टेटनस लगाना है और नॉर्मल जो अपन करते हैं वही करना है। अपन को देखना यही है जो अपन को पेशेंट को एक बार चीज यूज हो चुकी है वो लग रही है कि ये कम से कम लगे, इसके लिए प्रिकॉशन सबको पता है। बाकी अपने यहाँ ये है कि जो निडल कटर अपने यहाँ बहुत कम जगह पे अवेलेबल होते हैं, तुरंत निडल कटती नहीं है। अपन जब निडल मेनली जब रिकैप करते हैं, रिकैप करने के टाइम पे लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक, ये तो हो गया एक्सपोजर। अब आते हैं तीन चीजों में। अपन को तीन ही डिसीज हैं, तीन डिसीज देखनी है जो कि निडल स्टिक इंजरी से हो सकती है। पहला HIV, दूसरा हेपेटाइटिस B, तीसरा हेपेटाइटिस C। तीन चीजें हो सकती है। एक हो सकता है कि जिसने निडल लगी है उसका अपन को पता ही नहीं है, स्टेटस अननोन है। अभी अपन से पहले HIV पे आते हैं। अब कोई को अपन को निडल प्रिक हुई है, उसका अपन ने HIV टेस्ट कराया। तीन चीजें हो सकती हैं। पहला है HIV पॉजिटिव है और असिम्प्टोमेटिक है। दूसरा HIV पॉजिटिव है और सिम्प्टोमेटिक है। तीसरा यह है कि HIV स्टेटस अननोन है और चौथा है नेगेटिव है। माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर और सीवियर एक्सपोजर। देखो सबसे पहले तो HIV नेगेटिव है। HIV नेगेटिव आ गया तो फिर अपन HIV का काम तो छोड़ दिया जाए, बाकी हेपेटाइटिस B और C के लिए बाद में देखेंगे। अगर माइल्ड एक्सपोजर है और HIV नेगेटिव है पेशेंट, तो अपन को फिर इन तीनों केसेस में कुछ नहीं करना है। ठीक, अब आते हैं HIV पॉजिटिव असेसमेंट।
ये है कि HIV पॉजिटिव आया, अपन को चेक कर लीजिए, जो पेशेंट है, पेशेंट एडमिट था, उसका अपन ने HIV पॉजिटिव देख लिया, पेशेंट HIV पॉजिटिव है बट असिम्प्टोमेटिक है, उसका माइल्ड एक्सपोजर है, तो इसमें अपन को देना पड़ेगा ट्रू ड्रग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर 28 डेज। अब मॉडरेट एक्सपोजर है तो भी असिम्प्टोमेटिक में ट्रू ड्रग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आएगी फॉर 28 डेज। अगर सीवियर एक्सपोजर है तो इसमें 3 ड्रग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। ये ड्रग्स बता देंगे कौन कौन सी देते हैं यहाँ। 28 days। अब HIV पॉजिटिव और सिम्प्टोमेटिक है, इसमें फर्स्ट केस में 2 ड्रग रहेगा, बाकी सेकंड और थर्ड में 3 ड्रग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होगी फॉर 28 डेज, सब में रहेगा इसमें। अब आते हैं HIV स्टेटस अननोन। सबसे ज्यादा दिक्कतें इसी में होती है, क्योंकि अपन को जब निडल लगती है, जब अपन इधर उधर यूज करते रहते हैं, अपन को यही नहीं पता रहता कि कौन से पेशेंट की निडल लगी है, और या फिर निडल रखी हुई होती है एकदम से लग गई, इसका अननोन स्टेटस है। अननोन स्टेटस में ये भी देखा जाता है कि वहां पे जो पेशेंट है, पेशेंट का HIV का प्रेवलेंस कितना है उस एरिया का, उसके हिसाब से कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसको इंजरी होने की। क्योंकि अगर HIV स्टेटस अननोन है तो माइल्ड टू मॉडरेट में फिर आपको रिस्क बेनिफिट असेसमेंट देखा जाता है, कि आपको देखा जाता है कि उस एरिया में प्रेवलेंस कितना है HIV का, कितना ज्यादा चांसेस हैं उसके, निडल की कितनी डीप लगी थी कि नहीं। अगर सीवियर एक्सपोजर है तो HIV स्टेटस अननोन है तो आपको देनी ही देनी है प्रोफाइलेक्सिस, इसमें ट्रू ड्रग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देनी ही देनी है। इन दोनों केसेस में डाउटफुल है कि आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देनी है कि नहीं देनी। इन दोनों केसेस में क्लास टू क्लास स्टडी है, इसमें यूजुअली माइल्ड में नहीं इंडिकेटेड होती है, इसमें इंडिकेटेड होती है, ठीक है। लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है कि आपको देनी है कि नहीं देनी, वो अटेंडेंट्स की और सबका वेरिएशन है। आप जैसे कहीं निडल लगी उस समय आपने वार्ड में स्टेटस देख लिया, आप अगर टीबी वार्ड में काम कर रहे हो या फिर ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, वेंटिलेटर वाले पेशेंट ज्यादा थे, उस केसेस में इसमें देना चाहेगा। लेकिन आप नॉर्मल वार्ड्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई पेशेंट सीरियस दिखता ही, सीरियस वाले पेशेंट थे ही नहीं और उस टाइप का कोई पेशेंट मिल ही नहीं था उस जगह पे, तो फिर इसमें नहीं इंडिकेटेड होगी। लेकिन सीवियर है, अगर HIV स्टेटस अननोन है और सीवियर एक्सपोजर हुआ है तब तो देनी ही देनी है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। समझ में आ गया चार्ट? मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड तो बहुत लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ी होता है, अपन को तो प्रोटेक्शन करना है। ड्रग्स कौन कौन सी यूज करते हैं? ज़िडोविडिन, लेमिविडिन और नेविरापेन। इसका डोज होता है 300 मिलीग्राम BD, 150 मिलीग्राम BD। इसका पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कुछ होता है। तो अगर 2 ड्रग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं तो यही दोनों देते हैं। अगर उसमें कोई थर्ड ड्रग ऐड करनी है, 3 ड्रग देना है तो ये नेविरापेन ऐड कर देते हैं। ये जो ड्रग्स हैं, ये दवाइयाँ स्टार्ट कब करनी है? 2 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट करनी है और मैक्सिमम 72 आवर है कि 72 आवर के अंदर किसी भी कंडीशन में स्टार्ट करनी है। लेकिन एम ये है कि 2 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाए। सर अगर किसी पेशेंट का प्रेस हो जाता है, उसका टेस्ट नहीं हुआ तो अपन को उसका टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट तो किसी का होता है, किसी का चाहिए टेस्ट थोड़ी करते, टेस्ट तो करना ही है अपन को। वही तो बताया था हमने कि जिसका टेस्ट कर लिया, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तब तो ठीक है, लेकिन अपन को पता ही नहीं किससे प्रयोग हुई है, तब वो HIV स्टेटस अननोन पे चला जाएगा। ठीक, फिर आते हैं हेपेटाइटिस बी पे। हेपेटाइटिस बी का क्या रहता है कि अगर किसी पेशेंट का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव में भी इसमें 2 कंडीशन हो सकती है कि इसमें अगर एक का वायरल लोड ना के बराबर है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसमें वायरल लोड हाई है। अपन पेशेंट क्या करते हैं ना कि HIV जो हेपेटाइटिस बी जो पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, किसी को एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो अगर वायरल लोड ज्यादा है, वायरल लोड कम है, अगर वायरल लोड कम है तो इसके हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन वायरल लोड ज्यादा है तो इसके ट्रांसमिशन के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे।
लेकिन अपन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वायरल लोड कम हो या ज्यादा हो, इसकी प्रोफाइलेसिस के लिए बहुत ज्यादा दिमाग इसलिए नहीं लगाना क्योंकि सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन स्टैट में लगाना है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करा दो। वैक्सीनेशन के 0-1-6 का जो शेड्यूल होता है ना, पहले स्टैट डोज, फिर 1 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ के बाद, साथ में पहले ये भी दे दो, साथ में ये फर्स्ट वैक्सीन भी दे दो, उसके बाद 1 मंथ के बाद और 6 मंथ के बाद ये वैक्सीन दे दो। इम्यूनोग्लोबुलिन अपन को देना ही देना है उसको तुरंत जब लगा हुआ। हेपेटाइटिस बी का अगर एक बार किसी को वैक्सीनेशन हो गया है, 0-1-6 पूरा डोज लग गया है, तो उसको लाइफ लॉन्ग की इम्यूनिटी मिल जाती है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत ज्यादा सबको लग चुका है। हेपेटाइटिस बी का ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आपको एक बार वैक्सीनेशन लग चुका है तो आपको लाइफ लॉन्ग की इम्यूनिटी मिल गई है। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई पर्सन है उसको एवरी 5 ईयर में फिर बूस्टर डोज की जरूरत है, लेकिन कोई इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन है तो उसको कोई जरूरत नहीं है। हेपेटाइटिस सी का जो है, हेपेटाइटिस सी की सबसे बड़ी दिक्कत, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। जो रेशो एक्सपोजर होता है ना, 1:3, 1:30, 1:300। जैसे कोई निडलिस्टिक किसी को हुआ है, निडलिस्टिक इंजरी अगर हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को हुई है तो उसके ट्रांसमिशन के चांसेस 1:3 हैं। अगर हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट को हुआ है तो 1:30 है, और अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट को हुआ है तो 1:300 है। मतलब इसके चांसेस ट्रांसमिशन के बहुत कम होते हैं। पेशेंट भी कम है उसके। हेपेटाइटिस सी का भी प्रिवलेंस, मतलब पेशेंट बहुत कम है। हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत ज्यादा गाइडलाइंस अवेलेबल है नहीं। हमने देखी जो रूटीन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर हेपेटाइटिस सी इज नॉट रिकमेंडेड। आपको जो अगर किसी हेपेटाइटिस सी है, रूटीन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इंडिकेटेड नहीं होती है, चाहे हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट का भी ब्लड लगा हो तो। सिर्फ ये है कि उसका हर महीने या हर 6 मंथ के लिए उसका टेस्ट करना है। 6 मंथली अगर उस आता है पॉजिटिव तो आगे इंडिकेटेड है, नहीं तो कुछ रूटीन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर हेपेटाइटिस सी इंडिकेटेड है। वैक्सीन तो है वैक्सीन है नहीं। बताओ फिर आगे कोई क्वेश्चन निडलिस्टिक इंजरी? ठीक है, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे किसी को निडलिस्टिक इंजरी हुई है, सबसे पहले उसका अपन को कैटेगराइजेशन करना है कि उसका एक्सपोजर कैसा है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। जो जिस पेशेंट से लगी है उसका HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी टेस्ट कराना है। अगर उसका इसमें से सब टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो फिर कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको जो उसको बीटाडीन लगा दो। इसको घिसना विसना नहीं है, इसको जब कटता है तो उसको सिंपल टैप वाटर से धोना है। अब HIV पे आते हैं। HIV पॉजिटिव है तो उसको कंसीडर होगी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। माइल्ड टू मॉडरेट केस में 2 रहेगी और सीवियर केस में 3 ड्रग्स रहेगी 28 डेज के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो तीनों केसेस में क्या होगा, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन तुरंत लगवाना है और वैक्सीनेशन लगाना है 0-1-6 शेड्यूल का। अगर पेशेंट ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है तो आप अगर इम्यूनोकॉम्पिटेंट है तो फिर कुछ नहीं करना उसका। हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है तो फिर उसका लगातार आपको फॉलोअप देना रहेगा। आपको फॉलोअप है 1 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, 12 मंथ के बाद, 5 ईयर तक आपको लगातार फॉलोअप रखना है कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है अपना। ठीक।